साथियों, आप सभी का विजय आपके प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हालो अर्चिया के बारे में। तो यह हालो अर्चिया क्या है और वर्तमान में चर्चा में क्यों आया। कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि महाराष्ट्र में स्थित जो लोनार झील है उसका पानी गुलाबी रंग का हो गया है। तो उसी के संदर्भ में कि उसका कलर गुलाबी क्यों हुआ था, उसी के संदर्भ में अभी एक शोध आया है या जांच में पता चला है, जिसका रीजन हालो अर्चिया को बताया गया है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो संदर्भ यह है कि पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई जांच में पाया गया कि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में लोनार झील के पानी का रंग जो है वो हालो अर्चिया नामक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति के कारण गुलाबी हो गया। तो याद रखिएगा, हालो अर्चिया क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है तथा हालो अर्चिया या हालोफिलिक अर्चिया एक ऐसा जीवाणु या बैक्टीरिया होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और ये खारे पानी में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, किस पानी में पाया जाता है, ये खारे पानी में पाया जाता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षा की अनुपस्थिति, वर्षा न होने की वजह से तथा कम मानवीय हस्तक्षेप और उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप जल का वाष्पीकरण हुआ, जिससे कि लोनार झील की जो लवणता सैलिनिटी है और उसकी जो पीएच वैल्यू उसमें वृद्धि हुई। पीएच वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि पानी की क्षारीयता जो है वो बढ़ गई। लवणता अर्थात सैलिनिटी एवं पीएच की वृद्धि ने जो ये हेलोफिलिक जीवाणु है इनके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की, क्योंकि पानी ज़्यादा खारा हुआ। ठीक है, तो खारे पानी में ही ये जीव पनपते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि झील का रंग जो है अपने मूल रूप में वापस आने लगा है। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु ने अतिरिक्त जल की मात्रा को यहाँ पर बढ़ा दिया, जिससे कि जो लवणता तथा सैलिनिटी और पीएच के स्तर में भी कमी आई है और झील में हरी शैवालें भी बढ़ने लगी हैं। तो हालो अर्चिया क्या है और क्यों चर्चा में है, यह याद रखिएगा। अब थोड़ी चर्चा हम लोग लोनार झील के बारे में कर लेते हैं। तो लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के लोनार में स्थित एक क्रेटर झील है और इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। याद रखिएगा, यह जो काल था इस समय धरती पर किसी भी प्रकार के कोई जीव जंतु नहीं होते थे और यह जो है 1.85 किलोमीटर के व्यास एवं 500 फीट की गहराई के साथ बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। इसके अलावा यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है या इंग्लिश में कहें तो नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है और यह एक लोकप्रिय पर्यटक केंद्र भी है। इस झील की खासियत क्या है कि इस झील का पानी खारा एवं क्षारीय दोनों होते हैं और इस झील में गैर सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीवाणु जैसे कि स्लेकिया एसपी, एक्टिनोपॉलिस्पोरा एसपी और प्रवासी पक्षी जैसे कि सेल्डक, ग्रेव, रूडी सेल्डक, इसके रूप में यहाँ पर समृद्ध जैविक विविधता पाई जाती है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग यह जो पीएच स्केल है जिसको हमने वहाँ पर उल्लेख किया कॉन्टेक्स्ट में, तो यह पीएच स्केल क्या होता है तो थोड़ा समझ लें। तो पीएच स्केल को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसमें पी आपका बॉटम में होता है, बेस में होता है और एच इस प्रकार से ऊपर होता है। इस तरह से इसको शो करते हैं। तो किसी विलयन अर्थात सॉल्यूशन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है और किसी ये जो सॉल्यूशन होता है सब पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान जो है 7 से अधिक होने पर वह जो सॉल्यूशन होगा वो क्षारीय होता है। तो ये जो स्केल होती है ये आपकी कितनी होती है, 1 से लेकर के 14 तक होती है। ठीक है, मिडिल में 7 आएगा तो 7 तक जो होगा ये अम्लीय होगा, 7 से ऊपर ये क्षारीय होता जाता है। अब इसको ये दूसरे तरह से परिभाषित करें तो किसी विलयन अर्थात सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम अर्थात इन्वर्स के लघुगुणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। उसको हम लोग इस प्रकार से शो करते हैं। तो इसको भी याद रखिए, कई बार पूछ लेता है कि पीएच स्केल क्या होता है या पीएच वैल्यू क्या होता है, तो वहाँ पर ये यही डिफरेंस देके पूछ लेता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा हमारा जो शरीर होता है वो 7 से लेकर के 7.8 जो पीएच परास होता है, मतलब पीएच वैल्यू होती है, इसके बीच कार्य करता है और जीवित प्राणी जो होते हैं वो केवल संकीर्ण पीएच परास अर्थात पीएच रेंज के में ही जीवित रह सकते हैं।
इसके अलावा वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, मतलब ऐसा बरसात का पानी जिसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो, तो वह क्या कहलाता है, वह अम्लीय वर्षा कहलाता है, एसिड रेन कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ जो सामान्य पदार्थ हैं उनकी पीएच वैल्यू को देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है पीएच वैल्यू से संबंधित सवाल पूछ लेता है कि निम्न की पीएच वैल्यू कितनी है। जैसे कि समुद्री जल की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.4 होती है, मतलब यह क्या होगा, क्षारीय होगा। जो रक्त ब्लड जो होता है 7.4 तथा 7 से ऊपर है, क्षारीय होगा। लार जो हमारे मुंह में बनता है वो 6.5 होता है, मतलब अम्लीय है। दूध 6.4, ये भी अम्लीय है। जो मूत्र या यूरिन जो होता है वह उसका कितना होता है, 6 होता है, अर्थात यह भी अम्लीय है। शराब एल्कोहल 2.8 अम्लीय है। सिरका 2.4 अम्लीय है। नींबू 2.4 यह भी अम्लीय है। आगे चलते हैं, आगे बात लेते हैं अमेरिका का ट्रिनिटी परीक्षण के बारे में, यूएस ट्रिनिटी टेस्ट के बारे में। तो इसके बारे में बात करने से पहले याद रखिएगा यह जो टॉपिक है आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 1 के तहत यह कवर हो जाएगा। अब हम लोग संदर्भ की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो 16 जुलाई 1945 को, ठीक 75 वर्ष पूर्व, अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा द गैजेट नाम से विश्व का पहला परमाणु बम बनाया गया और इस परमाणु बम का परीक्षण किया गया था और इसे बाद में ट्रिनिटी परीक्षण का नाम दिया गया था। और जब ये परीक्षण किया गया, इसके 1 माह से भी कम समय पश्चात जापान के नागासाकी शहर में 9 अगस्त 1945 को इस शहर पर फैट मैन नाम का एक जो है परमाणु बम गिराया गया, जिससे हजारों लोगों की मौत होती है। और इस 9 अगस्त के पहले ही 6 अगस्त को हिरोशिमा पर भी लिटिल बॉय नाम से एक परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, जिससे हजारों लोगों की मौत हुई थी। अब थोड़ा सा ये जो सुपर बम है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो पहले सुपर बम, जिसे गैजेट का उपनाम दिया गया था, इसे अमेरिका के नेतृत्व में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित किया गया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का उद्देश्य जो था, यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की सेनाओं के लिए जर्मनी, जापान तथा इटली पर बढ़त बनाने के लिए परमाणु हथियार विकसित करना था। ये जो सुपर बम था, सुपर बम को जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने डिजाइन तथा विकसित किया था। ओपेनहाइमर जो ये थे, ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जो कि बर्कले में स्थित था, इसमें भौतिकी के ये प्रोफेसर थे और इन्हें परमाणु बम के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यदि पूछा जाए कहीं परीक्षा में कि परमाणु बम के जनक किसे माना जाता है या कौन है, तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, यह नाम याद रखिएगा। और इस परीक्षण को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में लास अलामोस से लगभग 337 किलोमीटर दूर स्थित अल्मार गार्डो बॉम्बिंग रेंज में इसको टेस्ट किया गया था। अब ये जो ट्रिनिटी परीक्षण होता है, तो इसके परिणाम क्या आए, अर्थात इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो न्यू मैक्सिको के निवासियों को इस परीक्षण के बारे में चेतावनी नहीं दी गई थी तथा विस्फोट जनित विकिरण के प्रतिकूल प्रभाव को परीक्षण के पश्चात कई वर्षों तक नज़रअंदाज किया गया। परीक्षण के पश्चात इस क्षेत्र में, जो न्यू मैक्सिको वाला क्षेत्र था, यहाँ पर शिशु मृत्यु दर जो थी, इसमें अचानक वृद्धि होती है तथा स्थानीय निवासियों द्वारा ट्रिनिटी परीक्षण के पश्चात कैंसर रोगियों की संख्या में वृद्धि की शिकायत दर्ज की गई थी तथा विस्फोट जनित धूल परीक्षण स्थल से लगभग जो 100 मील की दूरी तक फैल गई, जिससे वहां के निवासियों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। तो ये इसके दुष्प्रभाव थे। इसके अलावा स्थानीय निवासियों के पालतू पशुओं की त्वचा जलने, रक्तस्राव तथा बाल गिरने के मामले बड़ी संख्या में देखे गए। तो ये जो दुष्प्रभाव है, इसको आप कहीं पर भी जो परमाणु बम से या रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता है, इससे संबंधित जो दुष्प्रभाव है उसके रूप में आप इसको लिख सकते हैं। काफ़ी समय पश्चात वर्ष 1990 में अमेरिकी सरकार ने रेडिएशन एक्सपोजर कंपनसेशन एक्ट RECA इसको पारित किया, जिसके पश्चात उत्तरी मैक्सिको के रेडियोधर्मी विकिरण से पीड़ित निवासियों को क्षतिपूर्ति अर्थात कंपनसेशन प्रदान की गई। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं वैश्विक स्तर पर जो विभिन्न देशों के पास परमाणु अस्त्र या वेपन्स हैं, उनकी स्थिति के बारे में वर्तमान में क्या स्थिति है। तो ट्रिनिटी परीक्षण के 75 वर्ष के पश्चात वर्तमान में विश्व के 9 देशों के पास परमाणु
वेपन्स भंडार स्थित हैं। परमाणु हथियार संपन्न देशों में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, भारत, चीन, इजरायल, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया सम्मिलित हैं तथा परमाणु बम परीक्षण विस्फोटों का सबसे ताज़ा उदाहरणों में भारत द्वारा मई 1998 में पोखरण द्वितीय परीक्षणों के तहत 5 विस्फोटकों की श्रृंखला है। भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो मई 1974 में किया गया था और इसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ज्योतिराव फुले के संदर्भ में। तो इनके संदर्भ में बात करने से पहले यह याद रखिएगा कि यह जो टॉपिक है यह आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 1 के तहत जो शीर्षक दिया गया है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले चर्चा में क्यों आए। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना के तहत कुल पात्र किसानों में से 83% किसानों का ऋण माफ कर दिया गया है और इस योजना के तहत 17,648 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। तो ये जो योजना है जो महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम पर है, इस वजह से इनका नाम चर्चा में है। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, न कि यह योजना। फिर भी इस योजना के जो मुख्य तथ्य हैं उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और इस योजना का उद्देश्य किसानों के 2 लाख रुपए तक के फसली ऋण को माफ़ करना था। अब हम लोग यहाँ पर महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में विस्तार से थोड़ा चर्चा करेंगे, जो पॉइंट हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे। इनका जन्म वर्ष 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था और ये ज्योतिराव फुले को ये जो महात्मा की उपाधि है, यह उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे विट्ठल राव कृष्ण जी वाडेकर, इनके द्वारा मई 1888 में यह उपाधि प्रदान की गई थी। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि ज्योतिराव फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो विट्ठल राव कृष्ण जी वाडेकर, जो कि महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा यह उपाधि इनको दी गई थी। जैसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। सामाजिक सुधार और महत्वपूर्ण योगदान इनके देख लेते हैं कि इन्होंने कौन से सामाजिक सुधार किए और इनकी योगदान क्या है। तो महात्मा ज्योतिराव फुले का कार्य जो है मुख्य रूप से अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी और जाति व्यवस्था जो कास्ट सिस्टम है उसका उन्मूलन, महिलाओं की मुक्ति और सशक्तिकरण, हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार से संबंधित इनका कार्य रहा है। इन्हें अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ भारत में महिलाओं की शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। यह जो दंपति थी यह पूरे महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए अगस्त 1848 में भारत का पहला स्वदेशी स्कूल खोलने वाले पहले भारतीय थे। तो शब्दों पे ध्यान रखिएगा, लड़कियों के लिए, ठीक है, ना कि पहला स्कूल। तो लड़कियों के लिए भारत का पहला स्वदेशी स्कूल खोलने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। इसके बाद फुले दंपत ने महार और मंग जैसी अछूत जातियों के बच्चों के लिए स्कूल आरंभ किए। इसके अलावा वर्ष 1863 में ज्योतिबा फुले ने गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु एक गृह का आरंभ किया। साथ ही उन्होंने शिशु हत्या से बचाव के लिए एक अनाथालय खोला और इस संबंध में उन्हें दुर्भाग्यशाली बच्चों के लिए अनाथालय शुरू करने वाला पहला हिंदू माना जाता है। इसके साथ ही वर्ष 1868 में ज्योतिराव फुले ने अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण करने का फैसला किया, जिससे उनका सभी मनुष्यों के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित होती है। इसके साथ ही सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करने की शुरुआत भी इनके द्वारा की जाती है। वर्ष 1873 में ज्योतिराव फुले ने दलित वर्गों के अधिकारों हेतु जाति व्यवस्था की निंदा करने तथा तर्क संगत विचारधारा का प्रसार करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा कब स्थापना की थी? 1873 में। अब इनकी जो कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें है तृतीय रत्न जो कि 1855 में उन्होंने लिखी। इसके अलावा गुलामगिरी 1873, गुलामगिरी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा सेत करायचा आशुद या कल्टीवेटर व्हिप कार्ड ये 1881 में। इसके अलावा सत्य शोधक समाजोत्कल मंगलाष्टक सर्व पूजा विधि ये 1887 में इनकी रचनाएं थीं।
अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में। तो यह जो आपका टॉपिक है, यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय हैं उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब संदर्भ की बात कर लेते हैं, तो हाल ही में लेखा परीक्षा नियामक जो है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर R नारायण स्वामी की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी TAC का गठन किया गया है। और इस जो समिति है, कमेटी, इसकी संरचना की बात करें तो इस तकनीकी सलाहकार समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, आपके R नारायण स्वामी को बनाया गया है। अब ये जो तकनीकी सलाहकार समिति है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, इसके कार्य क्या हैं, तो इसका कार्य लेखा मानकों, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तथा लेखा परीक्षण मानकों के ड्राफ्ट से संबंधित मुद्दों पर NFRA की कार्यकारी शाखा को सलाह एवं सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं, वित्तीय विवरण को तैयार करने वालों तथा लेखा परीक्षकों के दृष्टिकोण से इनपुट प्रदान करना इसके कार्यों में शामिल है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के बारे में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में। तो इसका गठन जो है भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(1) के तहत 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब होती है, तो 1 अक्टूबर 2018 को कंपनी अधिनियम 2013 की अंतर्गत। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, तो इसका उद्देश्य जो है वह स्वतंत्र विनियामकों को स्थापित करना और लेखा परीक्षा मानकों को लागू करना, साथ ही लेखा परीक्षा की गुणवत्ता व लेखा परीक्षा फर्मों, जो फर्म हैं, उनकी स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाना इसका उद्देश्य था। अतएव देयरफॉर कंपनियों की वित्तीय स्थिति के प्रकटीकरण में निवेशक और सार्वजनिक तंत्र का विश्वास बढ़ाना इसका उद्देश्य रहा है। अब ये जो NFRA है, अर्थात नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 15 सदस्य होंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। अब इसके कार्य और कर्तव्य की बात कर लेते हैं, फंक्शंस और ड्यूटीज की। तो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए लेखाकर्म और लेखा परीक्षा नीतियों तथा कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों, स्टैंडर्ड्स की अनुशंसा करना अर्थात रिकमेंडेशन करना इसका कार्य है। इसके अलावा लेखा मानकों, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं एवं ऑडिटिंग मानकों के अनुपालन की निगरानी करना एवं उन्हें लागू करना, साथ ही लेखा परीक्षा गुणवत्ता के उपायों के विकास पर सलाह देना, साथ ही इसके अलावा ऐसे मानकों सहित अनुपालन अर्थात कंप्लायंस सुनिश्चित करने वाले व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण अर्थात सुपरविजन करना। इसके अलावा उक्त प्रकारों अर्थात जो ऊपर फंक्शंस हैं और कर्तव्य हैं, तो उक्त प्रकारों और कर्तव्यों के लिए आवश्यक अथवा अनुषंगी सब्सिडरी ऐसे अन्य प्रकार और कर्तव्यों का निष्पादन करना इसका कार्य है। अब यदि शक्तियों की बात करें तो ये जो NFRA है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, यह सूचीबद्ध कंपनियों तथा गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों अर्थात लिस्टेड और नॉन लिस्टेड जो कंपनियां हैं, सार्वजनिक कंपनियां, उनकी जांच कर सकता है। कैसी कंपनियां? ऐसी कंपनियां जिनकी प्रदत्त पूंजी अर्थात पेड कैपिटल जो है 500 करोड़ रुपए से कम ना हो अथवा वार्षिक कारोबार अर्थात जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ रुपए से कम ना हो, तो ऐसी कंपनियों की जांच NFRA के द्वारा की जा सकती है। और यह किसी नियत वर्ग के वाणिज्यिक संस्थान अथवा किसी व्यक्ति के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के सदस्यों द्वारा किए गए पेशेवर कदाचार की जांच कर सकता है। मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनकी जांच का जिम्मा जो है वो NFRA के ऊपर होता है। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के बारे में बात कर लें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को संसद में पारित एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी।
ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भारत में वित्तीय ऑडिट और लेखा अर्थात अकाउंटिंग पेशे के लिए, तो इससे संबंधित जो पेशे होते हैं कौन से, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो इनके लिए एकमात्र लाइसेंसिंग और नियामक रेगुलेटर निकाय है। ICAI भारत का राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन है। अब यदि बात करें कि यह किस मंत्रालय से संबंध है, अर्थात किस मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है, तो यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तथा यह भी ध्यान रखिएगा कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं क्षुद्रग्रह 2020 ND एस्ट्रॉयड 2020 ND के बारे में। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में नासा ने चेतावनी जारी की है कि एक विशाल क्षुद्रग्रह जिसका नाम 2020 ND है, यह 24 जुलाई 2020 को पृथ्वी के नज़दीक से होकर के गुजरेगा। लगभग 170 मीटर लंबा यह जो एस्ट्रॉयड या क्षुद्रग्रह है पृथ्वी से 0.034 खगोलीय इकाई या दूसरे 10 अंकों में कहें तो 50,86,328 किलोमीटर के करीब होगा और यह 48,000 किलोमीटर पर आवर की गति से यह यात्रा कर रहा है। इसके अलावा पृथ्वी से इस क्षुद्रग्रह की दूरी के कारण इसे जो है संभावित खतरनाक पोटेंशियली डेंजरस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो संभावित खतरनाक जो क्षुद्रग्रह होते हैं, एस्ट्रॉयड होते हैं, या इंग्लिश में कहें तो पोटेंशियली हैजर्ड्स एस्ट्रॉयड PHAS, यह क्या होते हैं, किस प्रकार से कोई क्षुद्रग्रह इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो नासा के अनुसार संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह जो हैं PHA पोटेंशियली हैजर्ड्स एस्ट्रॉयड, यह वर्तमान में उन मापदंडों के आधार पर परिभाषित किए गए हैं जो क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड की क्षमता को मापते हैं और पृथ्वी के करीब आने पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। विशेष रूप से 0.05 खगोलीय इकाई या उससे कम की मिनिमम ऑर्बिट इंटरेक्शन डिस्टेंस वाले जो सभी क्षुद्रग्रह हैं उनको संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह PHAS माना जाता है, पोटेंशियली हैजर्ड्स एस्ट्रॉयड माना जाता है। और नासा इन वस्तुओं अर्थात जो पिंड हैं जैसे कि क्षुद्रग्रह इत्यादि या धूमकेतु हैं, इनको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में वर्गीकृत करता है क्योंकि वे अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी सौर प्रणाली से उनकी निकटता होती है। मतलब हमारी सौर प्रणाली में विभिन्न ग्रहों के जो परिक्रमण पथ होता है उसमें उसके निकट आ जाते हैं। और यह आवश्यक नहीं है कि PHAS अर्थात पोटेंशियली हैजर्ड्स जो एस्ट्रॉयड के रूप में वर्गीकृत जो क्षुद्रग्रह हैं या एस्ट्रॉयड हैं वो पृथ्वी को प्रभावित ही करेंगे। थोड़ा सा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो यह जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हैं इसके अंतर्गत आपके धूमकेतु हैं, क्षुद्रग्रह, इस तरह के पिंड आ जाते हैं जो पास ऐसे पिंड या ग्रह या क्या कह सकते हैं क्षुद्रग्रह जो पास के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उनके कक्षाओं में प्रवेश कर जाते हैं और जो उन्हें पृथ्वी के आसपास की कक्षाओं में प्रवेश करने की अनुमति देता है। तो ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ज़्यादातर बर्फीले जल के साथ धूल कणों से निर्मित होते हैं और कभी कभी ये पृथ्वी के करीब पहुंच जाते हैं, जैसे कि अभी जिसके पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है 24 जुलाई 2020 के लिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए DDT की आपूर्ति की गई है। DDT मतलब इसका पूरा नाम है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोईथेन। तो कई बार परीक्षा में DDT का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो याद रखिएगा डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोईथेन। तो संदर्भ क्या, संदर्भ की बात कर लें तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने सार्वजनिक उपक्रम HIL इंडिया लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT जो की आपूर्ति सुनिश्चित की है। यह जो HIL इंडिया है यह दुनिया में DDT बनाने वाली एकमात्र कंपनी है और भारत सरकार के मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को DDT की आपूर्ति के लिए 1954 में इस कंपनी का गठन किया गया था। अब थोड़ा सा हम लोग DDT के बारे में बात कर लेते हैं जिसका पूरा नाम है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईईथेन। तो यह जो है पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु बाद में यानी 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा
और ये एक प्रकार का क्या होता है, पेस्टिसाइड होता है जिसका प्रयोग खेतों में फसलों पर किया जाता है। और इसके भारी प्रयोग से, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग से, अनेक क्षेत्रों में मच्छर जो है इसके प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं, रेजिस्टेंट हो गए हैं, मतलब इन पर, मच्छरों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसका मुख्य उपयोग जो होता है डीडीटी का, या मच्छरों, खटमलों आदि को नियंत्रित करने में किया जाता है। यदि इसके गुण की बात करें तो यह रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलाइन रासायनिक यौगिक होता है और यह कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आएगा। और डीडीटी को पहली बार 1874 में ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट जिनका नाम था ओथमर जेडलर, इन्होंने सिंथेसाइज्ड या संश्लेषित किया था। अब थोड़ा सा मलेरिया के बारे में बात करें तो मलेरिया जो है यह प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाला मच्छर जनित रोग है। तो यह परजीवी से होने वाला रोग है और यह परजीवी जो होता है संक्रमित मादा एनेफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। और यह रोग मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया या भारत हो गया। और इससे प्रभावित अंग की बात करें तो इससे जो प्रभावित अंग होता है तिल्ली एवं आरबीसी। तो तिल्ली की यदि बात करें, तिल्ली को प्लीहा कहते हैं या तिल्ली को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, SPLEEN, स्प्लीन। अब प्लीहा या तिल्ली के बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। तो प्लीहा या तिल्ली जो है यह एक अंग है जो सभी ऋणधारी प्राणियों में पाया जाता है, जिनमें ऋण पाई जाती है उनमें ये पाया जाता है। और मानव में तिल्ली जो होता है पेट में स्थित रहता है और यह इसका कार्य क्या है, यह पुरानी आरबीसी अर्थात जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त का संचित भंडार भी ये करता है। इसके अलावा यह रोग निरोधक तंत्र का भाग है। और प्लीहा जो है शरीर की सबसे बड़ी वहिनीहीन ग्रंथि अर्थात डक्टलेस ग्लैंड है, जो उदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कहते हैं। तो उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर अमाशय अर्थात स्टमक के पीछे स्थित रहती है। यहाँ हमने क्या कहा कि प्लीहा शरीर की सबसे बड़ी वहिनीहीन ग्रंथि है, डक्टलेस ग्लैंड है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा जो डक्टलेस होती हैं, ठीक है, उनसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है और जो नलिका युक्त होती हैं, ठीक है, उनसे एंजाइम का सिक्रेशन होता है। और यहीं पर एक फैक्ट यह भी याद रखिएगा कि जो यकृत या लीवर होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड या ग्रंथि होती है। और प्लीहा क्या है, यह सबसे बड़ी वहिनीहीन अर्थात डक्टलेस ग्लैंड है। इस प्रकार से यदि प्रभावित अंग की बात करेंगे तो तिल्ली और आरबीसी से प्रभावित होने वाले अंग हैं तथा वेक्टर नियंत्रण या वेक्टर कंट्रोल मलेरिया संचरण को रोकने और कम करने का मुख्य तरीका है। वेक्टर नियंत्रण, वेक्टर मतलब जिनसे मलेरिया फैलता है, जैसे कि जो ये मच्छर हैं, तो मच्छरों का यदि नियंत्रण कर लिया जाए तो मलेरिया के संचरण या इससे होने वाली या जो रोग है इसको रोका जा सकता है। तथा यदि इसके लिए दवा की बात करें कि मलेरिया के लिए कौन सी दवा उपयुक्त होती है, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो यह दवा इसलिए भी थोड़ा नाम चर्चा में महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह अभी कुछ समय पहले चर्चा में था। चर्चा में क्यों था, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह कहा गया या कुछ शोधों में यह बताया गया कि यह जो मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है यह कोविड-19 के इलाज में प्रभावी साबित हो सकता है। तो पूरे विश्व में इसकी मांग जो है अचानक से काफ़ी बढ़ गई थी और भारत जो है इसका उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो भारत सरकार ने 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम NMCP शुरू किया था, जो घरों के भीतर DDT का छिड़काव करने पर केंद्रित था। और इसके अच्छे प्रभाव को देख करके राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम NMEP जो है यह 1958 में प्रारंभ किया गया था। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में प्रारंभ होता है और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1958 में प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।